लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। ये किस बारे में है? दिस इज अबाउट एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो बेटा इस साल नया क्या है? तो आप देखो कि आपका ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कई तरह के होते हैं। यदि आपका ट्राइंगल आप देखें, यहाँ पर एंगल क्या है? 90 डिग्री। सो दिस इज नोन एज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका बेस हो जाता है, ये आपकी हाइट हो जाती है। तो इसका एरिया निकालना बड़ा ईजी हो जाता है ना। हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया कैलकुलेट हो जाता है। ये वाला ट्राइंगल यदि हम देखें, यदि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दिस इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके एरिया का भी फॉर्मूला आपको पता है कि यदि इसकी साइड ए है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था? √3/4 a²। ठीक है। तो इन दोनों केस में तो हमें यदि बेस और हाइट पता हो, यहाँ पर हमें यदि उसका साइड पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बट वॉट विल हैपन इफ़ वी हैव एन स्केलिन ट्राइंगल? तो सबसे पहले हम एक बार टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात कर लें। तो आपके ट्राइंगल के देर आर 4 टाइप्स। हाँ, वन इज आइसोस्लेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल है, बेस अनइक्वल है। इस केस में भी हमें हाइट चाहिए। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हाइट भी तीनों की, एल्टीट्यूड यदि हम ड्रॉप करेंगे, अभी हम जब ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेंगी। यदि हम यहाँ से इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करें, हाइट डालें, या हम यहाँ से इसके ऊपर हाइट डालें, या यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, वो ट्राइंगल की हाइट कहलाती है। और हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। हाँ, हाइट को हम एल्टीट्यूड वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है। तो ये सब इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। आइसोस्लेस ट्राइंगल में क्या होता है? आइसोस्लेस ट्राइंगल में भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि यदि जो दोनों साइड इक्वल हैं, उसके कॉमन वर्टेक्स से यदि हम हाइट ड्रॉप करेंगे, तो वो इन दोनों साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्या मतलब? यदि ये साइड 10 सेंटीमीटर की थी तो इधर 5 बचेगा, इधर 5 बचेगा। और आपको यदि इक्वल साइड पता है कि मान लो ये 10 है, या ये सपोज 10 नहीं है, ये 12 है, तो आप इसमें अब राइट ट्राइंगल हो गया। एंड यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट वाज पाइथागोरस थ्योरम? p² + b² = h²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट ट्राइंगल में यदि हमें 2 साइड पता है, तो हम तीसरी साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम इसका एरिया निकालने के लिए फिर से हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे। बेस हमें पता है, हाइट हमने पाइथागोरस से कैलकुलेट कर ली। तो स्केलिन आइसोस्लेस में भी हम कुछ ना कुछ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब राइट ट्राइंगल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट ट्राइंगल में यदि हमें बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। पर यदि आपके पास ट्राइंगल स्केलिन हो, स्केलिन मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जब ऑल साइड्स आर डिफरेंट तो सारी हाइट की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, इट विल नॉट बी सेम। हाँ, मान लो ये साइड आपकी 3 है, ये आपकी 4 है, ये 5 है। अब हमें राइट ट्राइंगल भी नहीं दिया हुआ है, हमारे ट्राइंगल आइसोस्लेस भी नहीं है, तो हम या इक्विलेटरल भी नहीं है, तो अब हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहीं पर आपका हेरॉन्स फॉर्मूला काम आएगा, है ना। तो वो हम उसमें हम क्या करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर क्लियर। एक ट्राइंगल का आप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी करते हो। यदि सारे एंगल एक्यूट हो, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, तो हम उसको एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। वन एंगल 90 डिग्री हो तो हम उसे राइट ट्राइंगल कहते हैं। एक एंगल मोर देन 90 हो, ऑब्ट्यूस हो, तो बाकी के दोनों एंगल एक्यूट होंगे, पर हम उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि राइट ट्राइंगल की हाइट तो इनमें से एक हो गई, एक हाइट है, यदि ये बेस है तो ये हाइट है, ये हाइट है तो ये बेस है। इसमें एक्यूट ट्राइंगल में हम किसी भी वर्टेक्स से उसके ऊपर हाइट ड्रॉप करें तो वो ट्राइंगल के अंदर ही रहेगी, इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेगी। ठीक है। बट इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस है, हाँ, यदि हम यहाँ से हाइट डालेंगे तो ये अंदर रहेगी, हाँ, ये यहाँ से डालेंगे तो ये अंदर रहेगी। पर इस ऑब्ट्यूस एंगल वाले वर्टेक्स से हम यहाँ से डालेंगे तो ये हाइट कहाँ जाएगी? आउटसाइड द ट्राइंगल। द हाइट ऑफ द ट्राइंगल विल लाई आउटसाइड, पर रहेगी उसी की हाइट, हम उसको उसकी ही हाइट कहेंगे। पर वो जो एल्टीट्यूड ड्रॉप होगा वो ट्राइंगल के बाहर निकल जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको 10th क्लास में काम आएगी। 10th क्लास में जब आप बीपीटी का प्रूफ करोगे, ये कंसेप्ट काम आएगा। और भी कहीं कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब हम चलें, तो हमारा
क्या हो गया, हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सा एरिया निकाल लें। यदि हमको जैसे ये साइड्स दी हैं 13, 12 एंड 55, यदि हमको साइड दे दी 13, 12 और 5 और हमको ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हाँ, तब हम लगाएंगे हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है। अब पहले यदि आपका ये आइसोस्लेस ट्राइंगल है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया। तो ये वाली साइड 10 थी, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 5 हो गई, ये 10 है, ये 5 है। हम पाइथागोरस लगाएंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल लें। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइपोटेनियस। बेटा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, जो थोड़ी टेढ़ी सी जा रही होती है, स्लांटेड, दैट इज़ ऑलवेज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी राइट ट्राइंगल है तो उसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस होगी। क्लियर। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी हमारा 5 है, एच हमारा 10 है। तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, 5 का स्क्वायर 25। इस साइड प्लस में है, इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज करोगे साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। 100 में से 25 माइनस हुआ, क्या बचा 75। अब पी स्क्वायर 75 है पर आपको तो पी चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो, 75 का स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज 25 3 हाँ 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3, स्क्वायर रूट लेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5√3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आ गई 5√3। अब आप इसका यदि एरिया निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस QR, हाइट अभी हमने निकाली है 5√3। तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू 5√3। 2 से 10 कैंसल, 5 इंटू 5 25√3 सेंटीमीटर यदि था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के यूनिट में साइड का स्क्वायर हो जाता है, जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो इतना कंसेप्ट क्लियर। अब हमारा यदि हमको ये वाला ट्राइंगल दे दिया कि ये 5 है, ये 5 है, ये वाली साइड दे दी 4, आइसोस्लेस ट्राइंगल है ये, दिस इज़ नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ भी हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि एल्टीट्यूड जो है वो साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये साइड कितनी हो जाती 4 + 4, दिस वुड हैव बीन 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है तो आप फिर से क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस हुआ क्या आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई 3। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालें XYZ का तो क्या आएगा, हाफ इंटू हाइट है 3 और बेस आपका है 8। तो 8 और 2 कैंसिल हो गए, 4 3 12। तो इसका एरिया आपका आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात सिंपल है, इसमें कुछ नई बात अभी हमने नहीं की। अब हम जो नई बात करने जा रहे हैं वो ये है कि यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना है बाय हेरॉन्स फार्मूला, तो ये हेरॉन इनका नाम है। कई लोग इसको हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो हीरोज बोलो हेरॉन्स बोलो एक ही बात है। ये इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे। हेरॉन वॉज बोर्न इन अबाउट 10 AD, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ठीक है, एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, NCERT में जो भी दिया है आपके फिल इन द ब्लैंक्स MCQ में, उसमें से भी कोई बात पूछी जा सकती है। अब क्या बोल रहा है, ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, हिज वर्क्स ऑन मैथमेटिकल एंड फिजिकल सब्जेक्ट्स आर सो न्यूमरस and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields। उसने फिजिकल साइंस में मैथमेटिक्स में इतना काम किया है कि उसको encyclopedic राइटर कहा जाता है। encyclopedia आपको पता है ना, जिसको सब कुछ पता होता है, काइंड ऑफ। His geometrical works deal largely with problems on mensuration written in 3 books। उसने 3 बुक्स mensuration पे लिख दी। Book 1 deals with the area of squares, rectangles, triangles, ट्रेपेजॉइड, जिसको अपन ट्रेपेजियम कहते हैं, उसको ट्रेपेजाइड, ट्रेपेजिया, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, सर्फेसेस ऑफ सिलेंडर्स, कोन्स, स्फेयर्स एक्सेट्रा। In this book, Heron has derived the famous formula for the area of triangle in terms of its 3 sides। इसी के नाम पे हेरॉन्स फॉर्मूला है, क्योंकि उसने एक बुक में पूरा सब चीज़ों का एरिया पे ही काम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको
पढ़ी हुई होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला है क्या? यदि हमारे पास ट्राइंगल है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, यदि हम इस साइड को ए के अपोजिट साइड को बोल दें ए, बी के अपोजिट साइड को बोल दें बी और सी के अपोजिट साइड को बोल दें सी, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स, ट्राइंगल का डायग्राम कैसा भी हो, क्या हो गई, ए बी सी, ए बी सी, इसकी साइड्स हो गई ए बी सी। अब देखो, अब आपको क्या पता है, आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से परिचित हो। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? पेरीमीटर किसी भी शेप का हो तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स कैलकुलेट करते हैं। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर है तो तीनों साइड से ऐड कर देंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, साइड्स क्या हैं, ए बी एंड सी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी। फाइन। अब मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या चाहिए, मुझे चाहिए एस। हाँ, वी नीड सेमी पेरीमीटर। हमको किसकी ज़रूरत है, सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का हाफ, पर पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एस, ये आपको याद रखना है। वेर ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और आपका एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। याद हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब हेरॉन्स फार्मूला है क्या, हेरॉन्स फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो है आपका हेरॉन्स फार्मूला है, और इसकी हेल्प से हम कैसा भी ट्राइंगल हो, उसकी यदि हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे को साइड्स पता है और हम एरिया निकाल लेंगे। तो चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है, कैसे निकलेगा एरिया। तो भाई आपके पास 3 साइड्स है, आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी ए बी सी बोल दो। मैंने सपोज ए ले लिया 40, बी ले लिया 24 एंड सी ले लिया 32। तो आपको क्या पता है कि सबसे पहले तो आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अभी 2 से कैंसिल नहीं करना, डोंट डू लाइक दिस कि 2 से 40 को काट दिया या 24 या 32। ये सबके डिनोमिनेटर में है। सबसे बेसिक बात बता रही हूँ आपको एकदम, ये सब तीनों के अपॉन में है, तो तीनों का जो सम आएगा उससे कैंसिल करेंगे, या हम तीनों में से 2 कॉमन लेकर के फिर कैंसिल करें। तो क्यों कॉमन लें, पहले ऐड कर दें फिर उसका हाफ कर दें, इजी हो जाएगा। तो आपने इन सब नंबर्स को ऐड किया तो ये आपका क्या आया, 96 अपॉन 2। 96 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ गया, 48। हाँ, ये आपका 4 + 2 6, 3 2 5, 5 + 4 9, 96 अपॉन 2 इज़ 48। ठीक, आपका S आ गया। अब हमको क्या चाहिए फॉर्मूले में, हमें चाहिए था S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो आप ये सब बेटा सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो। S इज 48, A क्या था 40, B 48 माइनस 24, C 48 माइनस 32। तो अभी इस क्वेश्चन में मैं सबकी वैल्यू सेपरेटली निकाल रही हूँ कि S माइनस ए क्या है, S माइनस बी क्या है, S माइनस सी क्या है। तो 48 माइनस 40 क्या आ गया, 8। 48 माइनस 24 इज 24, 24 2 ज़ा 48 होता है, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16। तो हमारी ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला ज़रूर लिखें एक बार, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। ये कहाँ से आया, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। तो अब इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो अंडर रूट एज इट इज़, S की वैल्यू आपकी क्या थी, S वॉज 48। मैंने S माइनस ए कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज़ 8, S माइनस बी इज़ 24 एंड S माइनस सी इज़ 16। तो आई कैन सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ डायरेक्टली। ठीक है, अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, इसके आगे क्या करना है वही आपको सीखना है। वो यदि आप सीख गए तो आपको हेरॉन्स फार्मूला आपको बहुत इजी लगेगा। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल, इजी टू स्कोर मार्क्स,
इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट बस इतना सा था, कुछ अलग नहीं है, कंसेप्ट में यही है बेटा। वो समझ में आ गया ना। ए प्लस आपको साइड्स जो हैं ट्राइंगल की उनको ए बी सी एज्यूम कर लेना है, किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि सबको ऐड कर रहे हैं एंड डिवाइड बाई 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एडिशन तो कम्यूटेटिव है, 3 + 2 + 4 करूँ या 4 + 2 + 3 करूँ या 2 + 4 + 3 करें, आंसर तो सेम ही आएगा ना। और फिर माइनस भी जब हम कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट हो रहा है और सबको ही सेम नंबर से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए बी सी आप आपकी चॉइस से किसी को भी बोल सकते हो, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला तो एकदम आसान था, सेमी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो हमको बचपन से पता है, 4th 5th क्लास में पढ़ लिया था कि पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड है, ट्राइंगल है 3 साइड है, तो ए बी सी बोला तो a + b + c। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर का हाफ, तो a + b + c अपॉन 2। फिर फॉर्मूला हमने कौन सा याद कर लिया? नया फॉर्मूला था, और कुछ लोगों ने 8th में भी किया होगा, आर एस से क्वेश्चन किए होंगे, दी आर एस अग्रवाल से। तो हेरॉन्स फार्मूला के क्वेश्चन ट्रेपेजियम वाले एरिया में थे वहाँ पर, है ना। तो कुछ लोगों के लिए हेरॉन्स फार्मूला नया भी नहीं है, तो आपको सिंपली फार्मूला जिनके लिए नया भी है क्या हो गया? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी प्रोडक्ट फॉर्म में। फॉर्मूला तो याद हो गया, ठीक है। वैल्यू हमने निकाल ली है इसकी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल करके सब्सटीट्यूट कर दिया और हम यहाँ तक सॉल्व करके आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यदि आप सोच रहे हो कि भाई सब मल्टीप्लिकेशन में तो सबको मल्टीप्लाई करूँ फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये नहीं करना है, ये कभी भी नहीं करना है। आपका मेन पर्पस क्या है? स्क्वायर रूट लेना। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? पेयरिंग से, है ना। यदि हम नंबर्स की पेयरिंग कर दें तो फोकस ऑन मेकिंग द पेयर्स, इंस्टेड ऑफ आप सबको मल्टीप्लाई करो और फिर स्क्वायर रूट लेने जाओ, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो बस यही चीज़ आपको सीखनी है, यही मैं आपको सिखाऊंगी, इसी की प्रैक्टिस कराऊंगी। क्या? कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें यहाँ पर। तो अब आपका ये आंसर कई तरह से आ सकता है, इट डिपेंड्स आपके दिमाग में टेबल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके दिमाग में किस किस टेबल्स के कॉम्बिनेशन फिक्स है, ठीक है। और नहीं तो सीखो। अब देखो ये 48 है, हमको क्या करना है? अब देखो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तरीका ये होता है कि आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप 2 से करोगे, 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, तो 3 1। तो 48 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 into 3, है ना। 8 को तो पता है आपको 2 का क्यूब है, 24 यहाँ से था, हाँ, तो 24 में हम एक 2 की पावर कम कर दें, 24 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3। एंड 16 आपको पता है 8 2 ज़ा 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 4। ये हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। यदि ये मैंने किया, मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया क्योंकि मेरे दिमाग में बातें थी कि भाई ये है, ये है। तो अंडर रूट में अब आपका क्या हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2 to the power 4। अब आपको अभी अपन ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था नंबर सिस्टम में, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आप देखो 2 की पावर क्या हो गई? 4 4 8 और 3 3 6, तो 8 और 6 14, तो 2 की पावर 14 हो गया, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 हो गई। अब मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 raised to the power 7 और ये हो जाएगा 3। अब 2 की पावर 7 क्या होता है? 2 की पावर 4 तो 16 है और 2 की पावर 3 8 है, मतलब ये क्या हो गया? 16 इंटू 8 इंटू 3, तो 8 3 ज़ा 24, 16 इंटू 24 कर दो, आंसर क्या आ गया? 384। इतना टाइम लगा मुझे इस तरह से करने में। यदि मैं प्राइम फैक्टर्स में चली गई तो आई टुक दिस मच टाइम, ठीक है, पर कर लिया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका आप देखो ज़्यादा आसान है। बजाय प्राइम फैक्टर्स में जाने के हम थोड़ा सा बड़े बड़े फैक्टर्स की टर्म में भी तो सोच सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बिल्कुल बेसिक फैक्टर्स में चले जाएं। यदि हमें पता है, इफ़ यू नो दैट 48 कैन बी रिटन एज 24 2 ज़ा, यदि आपको ये पता है कि 48 को आप 24 2 ज़ा लिख सकते हो, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 8 है, ये 24 एज इट इज़, ये 16 एज इट इज़। अब आप देखो कि क्या हो गया, ये एक 24 दो 24 की 2 पेयर्स हो गई रूट में, हाँ, इस स्टेप में रूट में 24 की 2 पेयर्स हैं, एक 24 बाहर आ गया, 8 2 ज़ा 16
और ये भी क्या है 16, तो 8 2 ज़ा 16 इंटू 16, 2 16, एक 16 बाहर आ गया। इतनी जल्दी मेरा आंसर आ गया, वही 24 इंटू 16 वही आया था वहाँ पर भी फाइनली। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आ जाएगा, 384 आया था आई थिंक, 16 4 ज़ा 64, 6 यस 384 ही आ जाएगा आंसर। भाई अच्छा चलो, आपको 24 का टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट नो कि 24 का टेबल है, 16 का टेबल आता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ 16 तो 48 कैन बी रिटर्न है 16 3 ज़ा, और एक 16 ये है, इसको मैंने आगे लिख दिया, ये 8 एज इट इज़। इस 24 को मैं क्या लिख दूँ, 8 3 ज़ा, ऐसे लिख सकती हूँ। सोचना किस बारे में है, पेयर्स के बारे में। कितनी ज़्यादा पेयर्स कॉमन ले सकते हो, जितनी बड़ी बड़ी उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। तो ये हमने इसको 8 इंटू 8 लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो कि ये 16 ये 16, तो एक 16 आ गया, ये 3 ये 3, एक 3 आ गया, और आपका एक 8 तो एक 8 आ गया। तो बना क्या, वही 8 3 ज़ा 24 इंटू 16, अभी भी आंसर आ जाएगा। भाई हमको तो 16 का टेबल भी नहीं आता है। किसी ने कहा चलो ठीक है भाई 16 नहीं आता है, 4 का टेबल आता है। 4 के टेबल से यदि आप डिवाइड कर दो तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 12 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब ये 8 है, आप चाहें तो इसको भी 2 इंटू 4 लिख दें, ताकि आपको 2 4 नज़र आने लग गए। अब 24 को आप क्या लिख सकते हो, मुझे 12 है यहाँ पर, आई कैन सी 24 इज़ 12 2 ज़ा, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, 2 इंटू 12, ठीक है। तो अब आप देखो आपको क्या क्या मिल रहा है, 2 12 हो चुके हैं, एक 12 आ गया, इस 4 और इस 4 से एक 4 आ गया, ये 2 और ये 2 की भी एक पेयर हो गई, इससे एक 2 आ गया, और भाई ये 16 बचा है। 16 तो याद ही होगा कि 4 का स्क्वायर है, तो वहाँ से एक 4 आ गया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, बनेगा वही 12 2 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, या आप इसको 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 इंटू 12 करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, देयर कैन बी सेवरल कॉम्बिनेशंस, इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। आपको क्या इजी लग रहा है, उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशंस पे काम करो, ठीक। तो हमारा एरिया आ गया, एंड दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक। तो अब अपन एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। आपका बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 एंड द पेरीमीटर। अब देखो क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीके थोड़े थोड़े अलग होते हैं। हमको क्या बोला, जिसकी 2 साइड्स 8 और 11 हैं, और पेरीमीटर दे दिया हमें कि भाई पेरीमीटर उसका 32 है। चलो मैं इनका डायग्राम यूज़ नहीं कर रही, आई विल मेक माई ओन डायग्राम। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, जिसकी साइड्स 8 और 11 हैं, और पेरीमीटर 32 है। तो आपने मान लिया सपोज ये 8 है, ये 11 है। अब ये हमको पता नहीं है, थर्ड साइड वी डोंट नो, इसकी नेमिंग आपने अपनी मर्जी से कुछ भी A B C कर दी, ठीक। अब हमारे पास क्या पता है, हमको पता है कि भाई पेरीमीटर इज 32। व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। हमारे पास 2 साइड है, हमने मान लिया कि ये A है और ये B है, तो C हमें पता नहीं है, तो C को आप C भी ले सकते हो, और जैसे अपन लीनियर इक्वेशन में करते थे, हमें पता नहीं है तो हम C को क्या ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं। तो अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, A प्लस B प्लस C। तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो 32 इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस C की जगह आपने X लिखा या C लिखा, आपकी मर्जी। अब ये 11 प्लस 8 क्या हो गया बेटा, 19 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 32 माइनस 19 इज X, तो 13 आ गया। हाँ, 13 प्लस 19 करके देख लो यदि डाउट हो आपको, तो 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, 32 करेक्ट आया। उसी वक्त कैलकुलेशन रीचेक करना है, दोबारा मत सोचना कि पूरा क्वेश्चन कर लें फिर आएंगे, या पूरा पेपर सॉल्व कर लें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी वहीं की वहीं सब्ट्रैक्ट करके देख लो, X आ गया 13। अब आपको क्या पता चल गई कि भाई C तो 13 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। अब आपको निकालना क्या है, एरिया। एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, S क्या था, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, है ना।
पर एस का दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, पेरीमीटर का हाफ। जब भी पेरीमीटर गिवन है तो फिर से a प्लस बी प्लस सी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेमी पेरीमीटर को क्या लिखोगे, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर की वैल्यू 32 है, 32 अपॉन 2 क्या हो गया, 16। ऐसे आप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, पर क्या पता चल जाएगा टीचर को कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप पेरीमीटर बाय 2 करके सीधे सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो बेटा ये कभी भी नहीं करना, जब भी पेरीमीटर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करके निकाल लो, फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको फर्स्ट डे दिमाग में बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिख लो कि भूलना नहीं है ये बात। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 16 बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखेंगे, अपने आप याद होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एकदम इजी फॉर्मूला है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब की बार मैं वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। एस की वैल्यू क्या आई थी, 16, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, 16 माइनस ए क्या है 8, 16 माइनस बी क्या है 11 एंड 16 माइनस सी की वैल्यू क्या है 13। ठीक है, हमने इस तरह से सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज़। हाँ, पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली कर लिया था, अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर सब्सटीट्यूट की थी, अभी हम ऐसे कर रहे हैं। तो बेटा ये एस जो है ना ये एज इट इज़ रहेगा। अब 16 माइनस 8 क्या आया 8, या मल्टीप्लिकेशन में 16 माइनस 11 इज़ 5, 16 माइनस 13 इज़ 3। ठीक है, कंसेप्ट वही है कि हमको पेयर्स बनानी है। तो हमको सबसे पहले तो क्या नज़र आ रहा है 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो इससे एक 4 आ गया। 8 कैन बी रिटर्न एज 4 2 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 8 को हमने 4 2 लिखा। 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका तो प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस विल बी 15। तो रूट में आपका ये आ गया, इसमें से 4 स्क्वायर में से एक 4 आ जाएगा और 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो एक 2 यहाँ से आया, तो 4 इंटू 2 8, बाहर आपका क्या आएगा, बाहर आपका आएगा 8। स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ गया 8, अंदर क्या बच गया 15। ऐसे आंसर्स आएंगे रूट में, इरेशनल नंबर्स वाले आंसर एरिया के आएंगे। इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं कि आंसर तो रूट में आ गया, आप क्या करें, रूट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि बोला हो कि डेसिमल के इतने प्लेस तक निकालो तो रूट की वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख दोगे। सेंटीमीटर में यूनिट्स है तो आप क्या लिख दोगे 8√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर बात, सिंपल कंसेप्ट है, रूट में आ रहा है लिख दो। और यदि हमको बोला है कि √15 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, दी है, तब हमको मल्टीप्लाई करके डेसिमल में करना कंपलसरी है। नहीं दी है तो रूट में आंसर छोड़ सकते हो। ठीक, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया जिसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लिया, क्या, पेरीमीटर वाला। ठीक है, ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, आप इसको भी देख सकते हो, हाउ दे हैव डन। आंसर इज 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्राइंगुलर पार्क हैज साइड्स, ये आपका ट्राइंगुलर पार्क उन्होंने दिया हुआ है और इसकी साइड्स क्या बोली है कि इसकी साइड्स हैं 120, 80 एंड 50। तो ये वाली साइड इन्होंने ले ली 120, एक पे लिख दिया 80, एक पे लिख दिया 50। अब वो क्या बोल रहा है, गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, कि भाई कोई गार्डनर है जिसको इसके आसपास फेंसिंग करनी है उसके प्लॉट पे ताकि कोई अंदर घुसे नहीं। एंड इट ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और उसको अंदर घास भी लगानी कि बाउंड्री बना करके फेंसिंग कर दी ताकि अंदर न आए, और घास भी लगानी है, पर एक बाहर गेट भी छोड़ना है आगे की तरफ, नहीं तो वो फेंसिंग से कूद के कैसे जाएगी। तो ये बोल रहा है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, उसको एरिया कितना चाहिए प्लांट करने के लिए। तो बेटा एरिया तो गार्डन का ये वाला हुआ जिसमें ग्रास लगा रही है, तो इसका आपको एरिया निकालना है और इसकी साइड से 120, 50 एंड 80, तो हेरॉन्स फार्मूला से एरिया निकलेगा। दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर, वो जो नुकीले तार होते हैं ना कांटे वाले इस तरह के, ताकि कोई घुसे नहीं। हाँ, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से वायर मिल रहा है, तो उसको कॉस्ट क्या लगेगी फेंसिंग करने की, कितना खर्चा होगा। लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड
फॉर अ गेट ऑन वन साइड, किसी भी एक साइड में 3 मीटर का एक दरवाजे की जगह छोड़ के बाकी के पेरीमीटर पे फेंसिंग कहाँ होती है हमेशा, पेरीमीटर पे। तो आपको यदि कॉस्ट ऑफ वायर निकालनी है तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पर पेरीमीटर में से क्या करना पड़ेगा, ये 3 मीटर का दरवाज़ा माइनस करना पड़ेगा, उतनी जगह हमको छोड़नी है। तो फेंसिंग की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, उसमें से 3 मीटर माइनस करेंगे और रेट क्या है वायर की 20 रुपये मीटर, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना वायर लगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो करना वही है, वीडियो पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो। ठीक, तो अभी मैं एक बार इसको क्लीन कर लेती हूँ और इसको ढक लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास हमारा खुद का ट्राइंगल है, लेट्स यूज़ इट। तो ये साइड्स हैं 120, 80 एंड 50। नेमिंग आपकी मर्ज़ी से आपने कुछ भी कर ली। मान लो कि यहाँ पर मैं दरवाजे की जगह छोड़ रही हूँ। ठीक, तो हमें 2 काम करना है, एक तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, एक हमें एरिया अवेलेबल फॉर प्लॉटिंग द ग्रास निकालना है। तो एरिया के लिए तो एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऐसे लिखें कि A 120, B 50, C 80, किसी को भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, इनको ऐड कर दिया, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 50 इज 250। तो ये आपका क्या है, पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन में पेरीमीटर की ज़रूरत है ना, ये निकालने के लिए बार्ब वायर कितना चाहिए, उसके लिए पेरीमीटर चाहिए, इसलिए मैंने पहले पेरीमीटर निकाला। अब मैं इसका क्या कर दूंगी, हाफ। तो दिस इम्प्लाइज S इक्वल टू P/2 इक्वल टू 250 का डिवाइड बाई 2 करके हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 125। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 125। हाँ, अब 125 आ गया। अब एरिया का एक बार हर बार फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। हर बार फॉर्मूला मेंशन करना है। अब आप देखो, ये आपने लिख दिया फॉर्मूला। अब क्या हो गया, S तो हमारा कितना है, 125। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, 125 माइनस 120 इंटू 125 माइनस 50 इंटू 125 माइनस 80, ये आएगा। ये पूरा रूट के अंदर आना चाहिए, नहीं कि रूट यहीं तक लगाया है। हाँ, ये रूट इसके पूरे के ऊपर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, हाँ, अंडर रूट में 125 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 125 में से 120 माइनस हुआ 5, 125 में से 50 माइनस हुआ, दिस इज़ 75, 80 माइनस करेंगे तो दिस इज़ 45, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको पेयर्स पे काम करना है। आपको पता है 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 5 125। ये 5 के लिए हमें यहाँ पर पेयर दिख रही है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हमने ये 2 पार्ट में ब्रेक किया, इसको ऐसे ही रखा। 75 अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, दिस कैन बी रिटन एज 25 3 और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 5। ठीक है, तो हमने इसको 9 5 लिख दिया। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर भी रूट आएगा, यहाँ दिस इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हम देखें कि किस किस की पेयर बन गई। तो एक ये 25 है, एक ये 25 है, 2 25 में से एक 25 बाहर आ गया। ये 2 5 थे, एक 5 आ गया। हाँ, ये 9 है, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, तो एक 3 भी बाहर आ गया। अब अंडर रूट में क्या बचा, ये 3 और ये 5, इन दोनों की कोई पेयर नहीं है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, रूट में 15 आएगा और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 25 5 125, 125 3 25 3 75 और 3 1 3 375 रूट 15। गार्डन है मीटर्स में, तो एरिया क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। अब आपसे दूसरा पार्ट क्या पूछा था कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू पेरीमीटर माइनस
3, जो हमने ये जो 3 मीटर का स्पेस छोड़ा है उसको माइनस कर देंगे। पेरीमीटर हमारा कितना था 250, तो 250 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा 247 मीटर। लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज 247 मीटर। तो कॉस्ट क्या हो गई, तो कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। कितनी लेंथ चाहिए वायर की उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी। तो रेट था 20 रुपीज़, कॉस्ट है लेंथ है 247, मल्टीप्लाई कर दो 4940 हो जाएगा। 47 टू ज़ा 94, 2 टू ज़ा 4 और 0 रुपीज़ 4940। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड दैट इज़ योर एरिया। दोनों चीज़ें हो गई है ना। 4940 375 रूट 15, ठीक है। यही आपका भी आंसर आएगा। तो रूट में है, उन्होंने उसमें ऊपर मेंशन नहीं किया था तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे 250 मीटर माइनस 3 मीटर लिखो संग में ब्रैकेट में, टू बी लेफ्ट फॉर द गेट, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। इसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने दे दिए हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ऐसे ही अब क्या बोल रहा है, जो साइड से उनका रेशो दे दिया कि रेशो क्या है 3:5:7 और पेरीमीटर भी दे दिया कि 300 है और बोल रहा है एरिया निकालो। तो बेटा साइड्स का रेशो दे दिया तो अब आपको रेशो को आप दो तरह से कर सकते हो। आप ले सकते हो लेट द कॉमन फैक्टर बी x, तो ये साइड क्या हो गई 3x, एक क्या हो गई 5x और एक क्या हो गई 7x, है ना। लेट द साइड्स बी 3x 5x एंड 7x। अब ये साइड्स 3x 5x 7x है तो पेरीमीटर मतलब इनका सम, तो पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है। हाँ, ये मैं लीनियर इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ। तो पेरीमीटर तो 300 है और ए बी सी क्या है 3x प्लस 5x प्लस 7x ऐड करोगे दिस इज 15x इक्वल टू 300। 15 2 ज़ा 30 20, x की वैल्यू क्या आ गई, x कम्स आउट टू बी 20। तो x जैसे ही 20 आया आपकी साइड्स क्या हो गई 20 इंटू 3, ये वाली साइड हो गई 60, 27 ज़ा 140, 25 ज़ा 100। तो आपकी साइड्स आ गई 100, 140 एंड 60। ये हमने किससे किया, आपका लीनियर इक्वेशन से। आप लीनियर इक्वेशन की बजाय दूसरा कंसेप्ट क्या लगा सकते हो, रेशो का। हाँ, दूसरा कंसेप्ट हम इसकी बजाय रेशो का भी लगा सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि सम ऑफ रेशो, यदि हम रेशो लगाएंगे, रेशो के कंसेप्ट से करेंगे तो 3 + 5 + 7 सम ऑफ रेशो क्या हुआ आपका 15। तो हम क्या करते हैं, ये किसका पार्ट है 3 पार्ट आउट ऑफ 15 ऑफ 300। तो फर्स्ट साइड निकालनी है तो 3/15 इंटू 300 करेंगे। 15 से पहले इसी को कैंसिल कर दो तो 20 आया इनका रेशो 300/15, तो 23 ज़ा क्या हो गया 60। सेकेंड पार्ट हमको निकालना है तो 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दूसरी साइड हमारी क्या है रेशो 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये तो सेम कैंसिल होगा कि 5 आउट ऑफ 15 ऑफ 300, तो 5 इंटू 20 क्या आ गया 100। फिर 7 कर दोगे यहाँ पर तो ये आपका इसकी जगह पर आप 7 सब्सिट्यूट कर दोगे तो 7, ये 15/300 विल बी अगेन 20, तो 7 इंटू 20 इज़ 140। दिस इज़ यूजिंग रेशियोज एंड दैट इज़ यूजिंग लीनियर इक्वेशन। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर लो, पर बेसिकली आपकी साइड आ गई 60, 100 एंड 140। तो साइड्स हैं 60, 100 एंड 140 और आपको क्या निकालना है एरिया। तो अब बेटा पेरीमीटर के लिए सेमी पेरीमीटर गिवन है, सेमी पेरीमीटर के लिए सीधे क्या करोगे पेरीमीटर बाय 2 दैट इज 300/2 इक्वल टू 150, ठीक है। और पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर की यूनिट मीटर में या सेंटीमीटर जो यूनिट है वही होती है, हाँ इसमें स्क्वायर नहीं आता। अब एरिया के लिए फॉर्मूला आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रही क्योंकि फॉर्मूला लिखने में टाइम लगता है पर आपको हर बार लिखना है। तो √S, S क्या है 150, S माइनस A मतलब 150 माइनस 60, फिर S माइनस B मतलब 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140। ये आपकी सारी साइड्स हो गई, ठीक है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C में वैल्यू रख दी तो दिस इज इक्वल टू √ ये 150 एज इट इज़, ब्रैकेट में 150 में से 60 गया क्या बचेगा 90, हाँ तो यहाँ पर इंटू 90, 150 माइनस 100 इज़ 50, 150 माइनस 140 इज़ 10।
ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखो कि इसमें हमको स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रूट लेना है, अंदर 0 है तो 2 0 से एक 10 बाहर आता है, 4 0 से 100 बाहर आता है। तो हम सिंपली क्या करें, 1 2 3 4, 4 0 है तो बाहर क्या आ गया, 2 0 आएंगे और आगे 1 लग जाएगा, 100 हो गया। 9 बाहर लेंगे तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 9 बन गया 3। ये 15 है, ये 5 है, तो ये 15 कैन बी रिटन एज 5 3 सा, तो ये 5 3 और 5, तो 2 5 है, एक 5 आ गया, अंदर क्या बच गया, ये 3, इस 3 की कोई पेयर नहीं है, तो 5 3 सा 15 इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा, 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। तो मेन प्रैक्टिस किसकी करना है, हेरॉन्स फार्मूला के क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट लेने की, उसको पेयर बनाने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा पेयर बना पाओगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन होगा। देखो इन्होंने क्या किया, सपोज दैट द साइड्स इन मीटर्स आर 3x 5x एंड 7x, तो सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज 3x + 7x + 5x = 300, तो x की वैल्यू आ गई 20। फिर साइड्स निकाल ली जैसे अपन ने निकाली थी, हाँ, और फिर आपने वापस से, इन्होंने फिर से लिखा है, आप डायरेक्टली लिखो s = p/2 और फिर सब्सटीट्यूट किया, आंसर सेम आया 1500√3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। आपने देखा होगा कि इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं येलो कलर के, उस पर ब्लैक से लिखा होता है कुछ भी, कि जैसे यहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड, ताकि लोग ड्राइव जब कर रहे हो कार वगैरह स्लो कर लें, क्योंकि बच्चे, स्कूल है मतलब छोटे बच्चे आएंगे, और बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो आपको पता है आप लोग फ्रेंड से बात करते करते आ रहे हैं, आपका ध्यान नहीं होता ट्रैफिक की तरफ, यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन योर गॉसिप, है ना। वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई भागता हुआ जा रहा है मम्मी को देख के कि आ गए, है ना। तो इसलिए हमेशा स्कूल के आसपास आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं और इस तरह के ट्राइंगुलर बोर्ड्स होते हैं कॉशन के लिए, कि यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, कि स्पीड स्लो कर लें, है ना, ताकि कोई बच्चा टकरा नहीं जाए। तो स्कूल अहेड का वो लगा हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड क्या दे रखी है, ए, तो ये साइड भी ए, ये भी ए। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया हेरॉन्स फार्मूला से निकालो। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फिर सेकेंड पार्ट में बोला यदि उसका पेरीमीटर 180 है तो एरिया क्या होगा इस बोर्ड का। तो ये 2 क्वेश्चन हैं एक क्वेश्चन में। और दूसरी बात यहाँ याद रखो कि आप पहले यहाँ पर √3/4a² नहीं लगाओगे, हाँ, वो फॉर्मूला कैसे आया वो अभी आपको पता चल जाए। वो फॉर्मूला आपका हेरॉन्स फार्मूला से आया है, जो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के लिए यूज़ करते हैं ना, √3/4a², उसका डेरिवेशन चाहता है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में। तो ये बात याद रखना, जल्दबाजी में मत करना कि सेकेंड पार्ट कर दिया कि भाई उसका पेरीमीटर इतना है तो मैंने निकाल दिया, गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या बोला है, साइड है ए, तो हम क्या करेंगे, हम s निकालेंगे, तो क्या होगा a + a + a/2। ए ऐड हो गए तो क्या हो गया, कितने थे, 3 बार ऐड हुए, तो हम इनके कोफिशिएंट ऐड करेंगे तो दिस विल बी रिटन एज 3a/2। ठीक है, हमने सारे जैसे x ऐड करते तो x + x मतलब उनके कोफिशिएंट 1 + 1 + 1 3 बार था 3, और x है तो x, a है तो a, तो दिस इज 3a और अपॉन का 2 एज इट इज। ये बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, s - a चाहिए हमें। अब आपको पता है यहाँ पर a b c जो हम लेते हैं उन सब की वैल्यू यहाँ पर a के इक्वल है ना, सारी साइड्स a हैं, तो s - a, s - b और s - c सब की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, है ना। यहाँ पर इस केस में s - a, s - क्योंकि s तो हर केस में सेम है और a b c भी सेम है, तो s - a, s - b, s - c सबकी वैल्यू इक्वल होगी। तो हम किसी भी एक को निकाल लें, तो यदि मैंने s - a निकाला तो s क्या है, 3a/2 - a, ये होगा। इसमें कोई डाउट है, एकदम सिंपल सी बात है ना। सेमी पेरीमीटर में से साइड माइनस करनी है, साइड सारी a थी तो यहाँ a लिख दिया। अब इसको माइनस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब एलसीएम लेना कोई बड़ा काम तो है नहीं, अब आप 9th में आ गए हो तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एलसीएम क्या आया 2, तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये 3a एज इट इज़ रहेगा, तो 2 × a क्या हो गया 2a। तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो आपको तो पता है भैया a बचेगा, और डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़ आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a/2।
2। तो ये वैल्यू आपकी a/2 आ गई। तो अब आपको क्या पता है कि s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इन सब की वैल्यू, तो दिस इम्प्लाइज s माइनस a इक्वल टू s माइनस b इक्वल टू s माइनस c इक्वल टू a/2। सबकी वैल्यू किसके इक्वल है? a/2। हाँ, क्योंकि a b c सब आपस में इक्वल है, तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c सबकी वैल्यू भी इक्वल होगी, और वो वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो a/2 आई। तो अब हम क्या करें? अब हम लगा दें बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। तो बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। पर s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू है 3a/2, और s माइनस ए की वैल्यू क्या आई? a/2। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? a/2। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? a/2। ठीक है, सबकी वैल्यू a/2। तो अब देखो, ये एक पेयर बन गई, ये एक पेयर बन गई, बचा क्या? 3 की पेयर नहीं है, 3 अकेला है। a/2 4 बार आ गया, तो उसमें से 2 बाहर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? a/2 का स्क्वायर बाहर आएगा। एक a/2 यहाँ से, एक a/2 यहाँ से, और अंदर क्या बचा? 3। और a का स्क्वायर क्या होता है? a²। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे? √3 आगे लिख दिया, a² पीछे लिख दिया, 4 आगे लिख दिया। तो दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला for calculating area of an equilateral triangle, which is √3/4a². Now you know that it has been derived using Heron's formula. ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको बोला है इसका पेरीमीटर 180 है। अब हमें सेकेंड पार्ट में बोला है पेरीमीटर 180 है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल हैं, तो है इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स साइड के। a+a+a करें, हाँ, हम इसको a+a+a करेंगे, तो ये 3a हुआ ना, तो 3a इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो गया? 60। तो a की वैल्यू आ गई 60। अब मुझे एरिया निकालना है, अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो इसका एरिया क्या हो गया? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, या 60 इंटू 60। अब आपकी मर्ज़ी, आप एक 60 से कैंसिल कर दो, या 15 4 60 होता है, 15 6 90, और एक 0 पीछे, और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उस ट्राइंगल का एरिया आ गया। हाँ, सिंपल कंसेप्ट है और बड़ा इजी है, और सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। तो अब आपके लिए आज के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 12.1, पूरी ट्राई करो। इसमें जो भी क्वेश्चंस है उस पर बेस्ड हम कर चुके हैं, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल की क्लास में हम सॉल्यूशन देखेंगे। एग्जांपल्स भी एक बार फिर से अपने आप कीजिए बिना देखे, है ना। एक बार अभी साथ साथ में किया, एक बार फिर से करो बेटा, बिना उसको देखे ना, सॉल्यूशन देखे ना मेरा देखे, अपने आप करके देखो आया या नहीं। और फॉर्मूला आज ही याद होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, एंड फोकस ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। आपको इस पर ग्रिप चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स इसका ज़्यादा है कंपैरेटिव, और इजीली ले सकते हो आप यदि आप इन बातों पे ध्यान दो जो आज आपको बताई गई है। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।